बिलियनियर बनना और इन्वायरमेंट को बचाना, ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं लगती, है ना? हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि दौलत और प्रॉफिट के पहाड़ खड़े करने के लिए प्रकृति की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। फैक्ट्रीज के धुएं और कटते जंगलों के बीच तरक्की की एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसमें हरियाली के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सोच, ये पूरा इक्वेशन ही गलत है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक ऐसा बिलियनियर है जिसकी तिजोरी इन्वायरमेंट को तबाह करके नहीं बल्कि उसे बचाकर भरती है, एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा प्रॉफिट प्रकृति से दुश्मनी में नहीं, दोस्ती में है। ये कहानी है जमशेद गोदरेज की, एक ऐसे विजनरी इंसान की जिसने 129 साल पुरानी लेगेसी को ना सिर्फ संभाला बल्कि उसे एक ऐसी डायरेक्शन दी जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी है उस ग्रीन $1 बिलियन आइडिया की जिसने इंडस्ट्री की दुनिया के नियम ही बदल कर रख दिए। पर उन्होंने ये सब किया कैसे? कैसे एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक दुनिया के सबसे बड़े एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर्स में से एक बन गया? चलिए जानते हैं। जमशेद गोदरेज की कहानी समझने के लिए हमें वक्त में लगभग 129 साल पीछे चलना होगा। साल था 1897। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और देश में स्वदेशी आंदोलन की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। उस दौर में एक पारसी वकील अर्देशीर गोदरेज इस बात से बेहद परेशान थे कि भारत में ताले जैसी छोटी छोटी चीजें भी विदेश से बनकर आती है। उन्होंने ठान लिया कि वो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वकालत छोड़कर अर्देशीर ने ताले बनाने का काम शुरू किया और एक ऐसा ताला बनाया जिसमें स्प्रिंग नहीं थी, द स्प्रिंगलेस लॉक। यह उस समय की एक रिवोल्यूशनरी खोज थी। यह सिर्फ एक ताला नहीं था, यह भारत की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक था। यहीं से गोदरेज एम्पायर की नींव पड़ी, जिसका कोर फिलॉसफी था इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। इसी माहौल और लेगेसी में जमशेद गोदरेज का जन्म और परवरिश हुई। उनके परिवार में मशीनों, इनोवेशन और देश सेवा की बातें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। उन्हें बचपन से ही सिखाया गया कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो देश और समाज के काम आए। मुंबई के फेमस कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। जब वो इंजीनियरिंग की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबल थिंकिंग लेकर भारत लौटे तो वो सिर्फ एक डिस्टिंक्शन होल्डर इंजीनियर नहीं थे, वो एक ऐसे नौजवान थे जिनके मन में गोदरेज की लेगेसी को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार करने का एक साफ सपना था। 1974 में उन्होंने गोदरेज एंड बॉयज के बोर्ड में एक डायरेक्टर के तौर पर कदम रखा। उस समय गोदरेज तालों, तिजोरियों और टाइपराइटर के लिए जाना जाता था। ये एक रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल कंपनी थी, लेकिन जमशेद गोदरेज देख पा रहे थे कि दुनिया बदल रही है और अगर गोदरेज को अगले 100 सालों तक टिके रहना है तो उसे भी बदलना होगा। ये एक ह्यूज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल शिप को एक नई और अननोन डायरेक्शन में मोड़ने की शुरुआत थी। 70 और 80 का दशक वो समय था जब दुनिया पहली बार इन्वायरमेंट को लेकर जाग रही थी। वेस्ट में साइलेंट स्प्रिंग जैसी किताबों ने लोगों को पेस्टिसाइड्स के खतरे के बारे में आगाह किया था। धरती का तापमान बढ़ने, ओजोन लेयर में छेद होने और पॉल्यूशन के डेंजरस रिजल्ट पर बहस शुरू हो चुकी थी। भारत में भी चिपको आंदोलन जैसे जमीनी अभियानों ने दिखा दिया था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच एक गहरा टेंशन है। उस दौर में ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इन्वायरमेंट एक ऑब्स्टेकल थी, एक ऐसी कॉस्ट जिसे कम से कम रखना होता था। पर्यावरण के नियम मतलब फैक्ट्री लगाने में देरी, प्रोडक्शन की कॉस्ट में बढ़ोतरी और प्रॉफिट में कमी। लेकिन जमशेद गोदरेज इस सोच से सहमत नहीं थे। अपनी इंजीनियरिंग की समझ और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिख रही थी जो बाकियों की नज़रों से ओझल थी। उन्होंने एक नई और रिवोल्यूशनरी सोच को अपनाना शुरू किया, स्थिरता। कोई मजबूरी नहीं बल्कि बिजनेस का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यह आइडिया अपने आप में अनोखा था और इसका मतलब क्या था? जमशेद गोदरेज का मानना था कि एनवायरनमेंट को बचाने का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना या डोनेशन देना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने बिजनेस करने के तरीकों को ही जड़ से बदल देना। उन्होंने इसे एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखा। अगर एक फैक्ट्री कम बिजली इस्तेमाल करती है तो इससे एनवायरनमेंट भी बचता है और कंपनी का बिल भी कम आता है। अगर प्रोडक्शन में पानी कम बर्बाद होता है
तो उससे एक कीमती रिसोर्स भी बचता है और कंपनी की कॉस्ट भी घटती है। अगर प्रोडक्ट्स को रिसाइकल मटेरियल से बनाया जाए तो इससे कचरे का पहाड़ भी कम होता है और कच्चे माल पर खर्च भी। उनकी फिलॉसफी सीधी थी, जो चीज़ प्लैनेट के लिए अच्छी है वो बिजनेस के लिए भी अच्छी है। ये प्रॉफिट और प्लैनेट को अलग अलग तराजू में रखने के बजाय उन्हें एक ही इक्वेशन का हिस्सा बनाने जैसा था। उन्होंने समझा कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ही तो पॉल्यूशन है और एक इफिशियंट कंपनी वही है जो वेस्टेज को जीरो कर दे। लेकिन ये फिलॉसफी सिर्फ कागजों और स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं रहने वाली थी। इसे हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ी टेस्ट की घड़ी आने वाली थी। एक ऐसी टेस्ट जो गोदरेज की पूरी लेगेसी, उसकी ज़मीन और उसके फ्यूचर से जुड़ी रही। ये टेस्ट मुंबई के दिल में मौजूद हज़ारों एकड़ ज़मीन पर होनी थी। मुंबई सपनों का शहर, एक ऐसा महानगर जहां ज़मीन की कीमत सोने से भी ज़्यादा है। इसी शहर के ईस्टर्न सबर्ब विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयज कंपनी के पास हज़ारों एकड़ की ज़मीन है। इस ज़मीन 1940 के दशक से कंपनी की प्रॉपर्टी थी। इस ज़मीन पर गोदरेज की फैक्ट्रीज थी, एम्प्लॉयज़ के लिए टाउनशिप थी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिस पर कुछ भी नहीं था सिवाय घने, मिस्टीरियस और प्रीसियस मैंग्रोव जंगलों के। ये कोई ऑर्डिनरी जंगल नहीं थे, ये मुंबई के फेफड़े थे। एक नेचुरल वॉल जो शहर को समुद्री तूफानों से बचाती थी, एक जायंट स्पॉन्ज जो फ्लड के पानी को सोख लेता था, एक ऐसा इकोसिस्टम जो हजारों तरह के जीव जंतुओं, पक्षियों और मछलियों का घर था। एक स्टडी के अनुसार विक्रोली के इन मैंग्रोव्स ने अपने एग्जिस्टेंस के दौरान 6 लाख टन से ज़्यादा कार्बन सोख रखा है, जो मुंबई की हवा को साफ रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे जैसे मुंबई शहर फैला, इस ज़मीन पर बिल्डर्स और डेवलपर्स की नज़रें गड़ने लगी। रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स के लिए यह हज़ारों करोड़ रुपए की सोने की खान थी। कंपनी के अंदर और बाहर से लगातार प्रेशर था कि इन मैंग्रोव्स को साफ करके यहाँ स्काई स्क्रैपर्स, मॉल्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना दिए जाएं। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन शायद यही करता। ये एक सीधा सादा प्रॉफिटेबल डील था। यहीं पर जमशेद गोदरेज ने वो डिसीजन लिया जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने इस प्रॉफिट को ना कह दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि गोदरेज इन मैनग्रोव्स को काटेगा नहीं बल्कि बचाएगा। उन्होंने इस जमीन को एक कंक्रीट के जंगल में बदलने के बजाय एक मैंग्रोव फोर्ट्रेस के रूप में सहेजने का फैसला किया। यह फैसला बिजनेस की दुनिया में किसी ने सुना नहीं था। लोग हैरान थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपनी सबसे कीमती एसेट से पैसा कमाने से रिफ्यूज कर रहा था, यह पागलपन लग रहा था। लेकिन जमशेद गोदरेज के लिए ये उनकी फिलॉसफी की सबसे बड़ी टेस्ट थी। क्या वो सच में मानते थे कि सस्टेनेबिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है? उनका जवाब था हाँ। उन्होंने आर्गू किया कि इन मैंग्रोव्स की कीमत उस पैसे से कहीं ज़्यादा जो बिल्डिंग बनाकर कमाया जा सकता है। ये मैंग्रोव्स मुंबई के 2.2 करोड़ लोगों को जो अनमोल इकोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे थे, जैसे फ्लड कंट्रोल, एयर प्यूरिफिकेशन और कोस्टल प्रोटेक्शन, उनका कोई मोल नहीं था। लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी इन्वायरमेंट ही एक हेल्दी सोसाइटी और एक हेल्दी इकोनॉमी की फाउंडेशन रखता है। ये सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक कंपनी अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के साथ प्रकृति का कंजर्वेशन भी कर सकती है। विक्रोली का गोदरेज कैंपस इस बात का जीता जागता प्रूफ बन गया, जहां एक तरफ मॉडर्न फैक्ट्रीज चलती थी, दूसरी तरफ एंशिएंट मैंग्रोव्स फलते फूलते थे। उन्होंने इन मैंग्रोव्स के कंजर्वेशन के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई, रिसर्च को बढ़ावा दिया और WWF इंडिया के साथ मिलकर इस कैंपेन को और बड़ा बनाया। इस एक डिसीजन ने जमशेद गोदरेज को भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट की भीड़ से अलग कर दिया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें और उनके परिवार को दुनिया के सबसे अमीर ग्रीन बिलियनियर्स में से एक माना। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट का इस्तेमाल प्लैनेट को बचाने के लिए किया था। ये तो बस शुरुआत थी। मैंग्रोव्स को बचाने के लिए अब चैलेंज इस ग्रीन सोच को गोदरेज के हर एक प्रोडक्ट, हर एक फैक्ट्री और हर एक एम्प्लॉय के DNA में डालने की थी। विक्रोली के मैंग्रोव्स को बचाना एक पावरफुल सिंबल था, लेकिन जमशेद गोदरेज जानते थे कि असली बदलाव तब आएगा जब सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक अलग प्रोजेक्ट न रहकर कंपनी के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाएगी। चैलेंज बहुत बड़ा था। एक सेंचुरी पुरानी कंपनी को, जिसकी जड़ें ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में थी, उसे एक मॉडर्न इको फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन में बदलना था। शुरुआत में शक था
क्या ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी? क्या कस्टमर्स एक्स्ट्रा प्राइस चुकाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए गोदरेज ने एक मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी अपनाई। पहला कदम था ग्रीन बिल्डिंग्स फ्यूचर के कारखाने और दफ्तर। जमशेद गोदरेज ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII के साथ मिलकर CII सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर को चेयर किया, जिसने भारत में ग्रीन बिल्डिंग रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में बना, जो भारत की पहली लीड प्लैटिनम रेटेड इमारत थी, यानी दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली इमारतों में से एक। ये बिल्डिंग ऑर्डिनरी इमारतों के मुकाबले 40 से 50% कम एनर्जी और 20 से 30% कम पानी इस्तेमाल करती थी। गोदरेज ने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि खुद अमल किया। आज उनकी कई फैक्ट्रीज को IGBC ग्रीन फैक्ट्री बिल्डिंग का स्टेटस मिल चुका है। इसका सीधा मतलब था कम बिजली और पानी का बिल और एम्प्लॉयज के लिए एक हेल्दी माहौल, यानी प्लैनेट के लिए भी विन और प्रॉफिट के लिए भी। दूसरा कदम था गुड एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्लैनेट और कस्टमर दोनों के लिए अच्छे हो। गोदरेज ने एक बड़ा टारगेट रखा, 2032 तक अपनी टोटल रेवेन्यू का 50% गुड एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स से हासिल करना। इसका मतलब था ऐसे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बनाना जो कम से कम बिजली खाए, जिससे कस्टमर्स का बिल कम हो। गोदरेज के 5 स्टार रेटिंग वाले AC हाथों हाथ बिके, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ साथ लोगों की जेब के लिए भी अच्छे थे। उन्होंने रूरल इंडिया में वैक्सीन पहुंचाने के लिए सोलर पावर से चलने वाले छोटे फ्रिज बनाए। ये एक सोशल और कमर्शियल दोनों स्तर पर सक्सेसफुल इनोवेशन था। ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। कस्टमर्स एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड को पसंद करने लगे, जिससे गोदरेज को मार्केट में एक अलग आइडेंटिटी मिली। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम था एक ग्रीन इकोसिस्टम बनाना। जमशेद गोदरेज जानते थे कि असली बदलाव तभी आएगा जब पूरी इंडस्ट्री बदलेगी। इसलिए वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इंडिया के प्रेसिडेंट बने और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI जैसे ग्लोबल थिंक टैंक्स के बोर्ड में शामिल हुए। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन्होंने भारत सरकार को सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए इंकरेज किया। अपनी कंपनी में उन्होंने अपने सप्लायर्स को भी एनर्जी और पानी बचाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया, ताकि पूरी सप्लाई चेन ग्रीन बन सके। पिछले एक डिकेड में गोदरेज एंड बॉयस ने इन ESG इनिशिएटिव्स पर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और ये सिर्फ शुरुआत है। कंपनी ने अगले 3 वर्षों में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की प्लान बनाई है। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, पर सवाल था कि क्या ये गैम्बल सक्सेसफुल हुआ? तो क्या जमशेद गोदरेज का ग्रीन गैम्बल सक्सेसफुल हुआ? आंकड़े खुद बोलते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सक्सेस। अक्टूबर 2024 में फोर्ब्स ने जमशेद गोदरेज और उनके परिवार की नेटवर्थ $11.1 बिलियन यानी लगभग 92,000 करोड़ रुपए आंकी। गोदरेज एंड बॉयस, जो कभी ताले चाबी तक लिमिटेड थी, आज होम एप्लायंसेस से लेकर एरोस्पेस और डिफेंस जैसी 10 से ज़्यादा सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी ने भारत के चंद्रयान और मंगल मिशंस के लिए भी रॉकेट्स इंजन के हिस्से बनाए, जो उनकी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये सक्सेस ग्रीन होने की वजह से मिली? जवाब है हाँ। उनके गुड एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स की स्ट्रैटेजी सीधे सीधे प्रॉफिट में बदली। जब उन्होंने कम बिजली खाने वाले AC और फ्रिजेस बनाए, तो उन्होंने इंडियन मिडिल क्लास के उस दर्द को छुआ जो हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान है। आज कंपनी अपनी रेवेन्यू का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा पहले से ही इन गुड एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स से कमा रही है, और टारगेट 2032 तक इसे 50% तक ले जाने का है। उनकी ग्रीन बिल्डिंग्स ने कंपनी की कॉस्ट्स को काफ़ी कम किया। कम बिल का मतलब था ज़्यादा प्रॉफिट, और उन मैंग्रोव्स का क्या हुआ जिन्हें बचाना एक पागलपन भरा डिसीजन लग रहा था। आज गोदरेज का विक्रोली का वो हरा भरा कैंपस उनकी सबसे बड़ी ब्रांड एसेट है। ये दुनिया को दिखाता है कि गोदरेज सिर्फ एक और कॉरपोरेट मशीन नहीं है। इस गुडविल की कीमत अरबों में है, जिसे किसी बैलेंस शीट में नहीं मापा जा सकता। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 2003 में उन्हें भारत के तीसरे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह ऑनर सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, बल्कि एक ऐसे विजनरी व्यक्ति को मिला जिसने साबित कर दिया कि इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। तो जमशेद गोदरेज की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि प्रॉफिट कमाना और प्लैनेट को बचाना 2 अलग अलग रास्ते नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
ये कहानी एक ऐसे लीडर की है जिसने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के प्रेशर के आगे झुकने से इनकार कर दिया और एक लंबा लेकिन सही रास्ता चुना। जमशेद गोदरेज ने साबित कर दिया कि असली दौलत सिर्फ तिजोरियों में नहीं, असली दौलत उस साफ हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं, उस पानी में है जिसे हम पीते हैं, और उस हेल्दी प्लैनेट में है जिसे हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़कर जाते हैं। ये एक पावरफुल और इंस्पायरिंग आइडिया है और ये हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर एक बिलियनियर जिसके ऊपर हजारों करोड़ के एम्पायर को चलाने का प्रेशर है ये कर सकता है, तो हम और आप अपने जीवन में क्या छोटा बदलाव ला सकते हैं? आपको जमशेद गोदरेज की सोच के बारे में क्या लगता है? क्या बिजनेस और एनवायरनमेंट सच में एक साथ चल सकते हैं? अपनी ओपिनियन हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।